सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैंस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी हिंदी समाज क पढ़ लो सारी। चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआबा रेडियो। नमस्कार, रेडियो दुआबा लाइव में आपका स्वागत है। मैं संपूर्ण लता, हिंदी मिस्ट्रेस, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल सेक्टर 1 तलवाड़ा, जिला होशियारपुर से रेडियो दुआबा का अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, जिन्होंने आज की अत्यंत कठिन विषम वैश्विक परिस्थितियों में विद्यालय बंद होने के बावजूद पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष नवम कक्षा की एक बहुत ही सुंदर, रोचक, ज्ञानवर्धक एवं सुदेश्यपूर्ण कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। नवम कक्षा के पाठ्यक्रम में ये डॉक्टर इंदु बाली जी द्वारा रचित कहानी 2 हाथ मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने एक बालिका की उस मानसिक दशा का चित्रण किया है जिसमें वह अपने हाथों के सौंदर्य को लेकर चिंतित रहती है कि उसके हाथ उसकी सहेलियों की तरह खूबसूरत क्यों नहीं हैं। 2 हाथ कहानी बेटा, जैसा कि इसके शीर्षक से भी झलकता है कि कहानी में 2 हाथों के माध्यम से सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। सौंदर्य का एक रूप कर्म करने में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं, मात्र सजाने के लिए नहीं। हाथों का वास्तविक सौंदर्य कर्म करने में है। फिर भले ही वे खराब हो जाएं, खुरदरे हो जाएं, इससे अंतर नहीं पड़ता। इसी संदेश द्वारा लोगों का मानसिक दशा कुंठा को दूर करने का प्रयास किया गया है। बिन माँ की नीरू, जिसे घर का सारा काम करना पड़ता है, वह अपने हाथों के खराब होने पर कुंठाग्रस्त है, परंतु कॉलेज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभापति की ओर से उसे विशेष रूप से उसके उन हाथों के लिए इनाम दिया गया जिन पर काम करने के सौंदर्य की आभा झलक रही थी। इस प्रकार लेखिका कर्म के सौंदर्य की अमूल्य कीमत का संदेश बच्चों तक पहुंचाने में पूरी तरह सफल रही है। नीरू बिन माँ की एक मेहनती लड़की थी। उसे घर का सारा काम करना पड़ता था। वह कर्म करने में विश्वास करती थी। रसोई का सारा काम करना, घर की साफ सफाई तथा कॉलेज की पढ़ाई करना, बस यही उसका जीवन था। उसे अपने जीवन में माँ का अभाव बहुत दुख देता था। वह अक्सर सोचती थी कि यदि उसकी माँ आज जीवित होती तो वे भी बेफिक्र होकर अपनी सहेलियों के साथ खेल सकती थी, किंतु वह अपना मन महसूस कर रह जाती थी। वह अपने दुख को घर के काम तथा पढ़ाई के बीच डालकर शांत करने का प्रयत्न करती थी। जब कभी पढ़ते और काम करते समय उसका ध्यान अपने हाथों की ओर जाता था तो वह बहुत निराश और हताश हो जाती थी। अपनी निराशा को छुपाने के लिए वह तरह तरह के विचार करने लगी थी। वह सोचने लगती थी कि मोर के पैर भी तो कुरूप होते हैं, लेकिन मोर फिर भी कितना सुंदर है। इसी तरह क्या वह मोर से कम सुंदर है? घर में सारा दिन काम करने के कारण उसके हाथ कट फट चुके थे। कभी बर्तन मांजते हुए, कभी झाड़ू लगाते हुए, तो कभी रोटियां सेंकते हुए। जब कभी नीरू के पिता
प्यार और दुलार से उसके सिर पर अपना हाथ रख देते थे तो वह सभी अभावों को भूलकर सुखद आनंद का अनुभव करने लगती थी। जब कभी वह उदास हो जाती थी तो पिताजी उसकी उदासी का कारण पूछते तो वह अक्सर टाल दिया करती थी। पिताजी को पता चल जाता था कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है। शायद इसीलिए वह फूट फूट को रोने लगती थी। तब पिताजी ने नीरू से कहा, बेटा, शायद मैं तुम्हें पूरा प्यार नहीं दे पाता, तभी तो तुम छुप छुप कर ऐसे रोती हो, दुखी होती हो। तभी नीरू को ध्यान आया कि अभी तो उसे रसोई का सारा काम करना है, जूठे बर्तन धोने हैं, चूल्हे की लिपाई करनी है, कल की रसोई के लिए कोयले भी तो तोड़ने हैं। उसे याद आता है कि पहले जब भी वह अपनी माँ का हाथ बटाने की बात करती थी तो उसकी माँ उसे कोई काम नहीं करने देती थी। उसे कहती थी कि तुम्हारी उंगलियां तो बहुत कोमल हैं, उन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी, मेहंदी रचाऊंगी, कलाई को चूड़ियों से सजाऊंगी। कितनी इच्छाएं थी उसकी माँ की मन में। घर का सारा काम करते हुए उसे माँ की बातें याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वह अनजाने में ही अपने हाथ को साड़ी के पल्लू में छिपाने की अक्सर कोशिश करती थी। एक दिन नीरू जोर जोर से रोने लगी। पिता के पूछने पर उसने बताया कि उसकी सभी सहेलियां उसके गंदे भद्दे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाती हैं। तब पिताजी नीरू को समझाते हुए कहने लगे कि काम करने वाले की सुंदरता तो उसके हाथों में होती है। अपने हाथ से काम करने वाली लड़की तो शक्ति तथा संपन्नता की प्रतीक होती है। काम करने वाले ये 2 हाथ तो मानव जीवन की शोभा होते हैं। भगवान ने ये 2 हाथ कर्म करने के लिए बनाए हैं। यही इतिहास, संस्कृति और साहित्य का निर्माण करते हैं। हमें हाथों का सौंदर्य तो कर्म की गति के साथ सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतर से सुंदरतम होता जाता है। यही सब कहते कहते वे गंभीर हो गए। पिता की बातों का नीरू पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसमें एक नई जागृति आ गई और वह उमंग से भर गई, प्रसन्न हो गई। माँ की मृत्यु के बाद भाई बहनों को संभालने का सारा बोझ उसने ही उठा लिया था। सभी छोटे भाई बहन खेलने खाने में व्यस्त रहते और माँ की तरह गंभीर स्वभाव के कारण अपनी ही धुन में समस्त कर्तव्य नीरू निभाती रहती। पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती, घर के काम में व्यस्त, हाथ कलम पर भी खूब चलते थे। हर गुण था उसमें। गुणी तो वह बहुत थी। कल कॉलेज में वार्षिक उत्सव था और उसे ढेरों इनाम दिए जाने वाले थे। पढ़ाई के साथ साथ संगीत, चित्रकला और खेलों में भी ढेरों इनाम जीते थे। पर न जाने क्यों आज रह रहकर माँ की याद आ रही थी और फिर मन उदास हो जाता था। रात भर अजीब अजीब सपने देखती रही। माँ को देखा, सपना उनमें कहीं न था। उसका अपना सपना कहीं खो गया था। वह चौंक चौंक कर उठती रहती, रहकर अपने हाथों को टटोलती, स्पर्श करती और शर्मा जाती। उसके कॉलेज की सभी लड़कियां हफ्तों से अपने नाखूनों की सजावट में जुटी थी, लेकिन नीरू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने हाथों का, इन बदसूरत दिखने वाले हाथों का क्या करे। 2 हाथ, 2 हाथ, 2 हाथ, चारों तरफ सुंदर सुंदर कमल रूपी हाथ दिखाई देते थे। सारा आकाश उन हाथों से भर गया था, पर वह अंधेरा कैसा। वह घबरा जाती है। उसे उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। उसका दम घुटने लगता है। तभी उनके मध्य से उदित होते 2 कटे फटे, मैले, धब्बेदार, टेढ़े नाखूनों वाले, आटा लगे, कहीं से जले, काले पीले, बदशक्ल 2 हाथ दिखाई दिए।
पर अजीब बात है, उन दो हाथों के उदित होते ही वातावरण जगमगा उठा। इतनी रोशनी, जैसे सूर्य के उदित होते ही रात्रि का अंधकार जगमगा उठता है। और सुंदर हाथ तारों के समान कहीं खो गए थे। नीरू ये अनोखा सपना देख फिर सो न पाई। उसके मन में अजीब उद्वेलन सा हो रहा था। ये आज की सारी रात उसकी आंखों में ही निकल गई। प्रातः सुबह वह पहले से थोड़ा और जल्दी उठ गई थी। सुबह का समय बहुत ही व्यस्तता का समय होता है। हर तरफ जल्दी और भाग दौड़। कोई कुछ मांग रहा था तो कोई कुछ, बस समय भी भाग रहा था। नीरू किसी तरह सारा घर का काम निपटाकर तैयार हुई और कॉलेज जा पहुंची। पर ये क्या, वह तो जल्दी में हाथ धोना भूल ही गई। हाल में उत्सव था और वहां पहुंचने के बाद ही उसे याद आया। पर अब क्या हो सकता था? सभी बैठ चुके थे, सभापति आ चुके थे। भागते भागते ही वह अपनी निश्चित कुर्सी पर पहुंची और उदास खोई सी बैठ गई। सभापति के स्वागत के बाद इनाम बंटने आरंभ हुए। नीरू का नाम बहुत ही सम्मान और तारीफों के बाद लिया गया। बड़े चाव से भागती हुई वह स्टेज पर गई। पर ये क्या, इनाम लेने के लिए ज्यों ही हाथ आगे फैलाए, शर्म से उसके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू टपकने लगे। इनाम बंट जाने के बाद सभापति ने कहा, एक विशेष इनाम देने को मन चाह रहा है। वह इनाम उस लड़की के लिए जिसके हाथ कॉलेज में सबसे सुंदर होंगे। तो निर्णय जजों पर छोड़ा गया। इतना सुनना था कि सुंदर सुंदर हाथ अपने अपने को संवारते से आधमके। आज सभी लड़कियां खुश थी। उनकी खुशी इसलिए थी कि उनकी आज किस्मत जाग उठी। उनके हाथों को संवारने का आज कोई मूल्य डालने वाला तो मिला। पर नीरू मौन सिर झुकाए खड़ी थी। इतनी उदास और शर्मिंदा तो वह पहले कभी न हुई थी। उसकी समस्त सहन शक्ति मानो खो गई थी। लगने लगा था एक भयंकर विस्फोट होगा और वह धरती में समा जाएगी। सभापति ने निर्णय सुनाया तो सभी चौंक गए, सभी हैरान रह गए। वह कह रहे थे, नीरू के दो हाथ मुझे पिछले 4 घंटों से अपने अपूर्व सौंदर्य के प्रति आकर्षित कर रहे थे। आज मैंने जाना, सुंदर हाथ कर्म करने से सजते हैं। कर्मशीलता ही हाथों की शोभा होती है। हाथ तो सर्जक हैं, उनका सौंदर्य तो कार्य करने की क्षमता है। वह जीवन का बाह्य नहीं, आंतरिक सौंदर्य और श्रृंगार हैं। वह हाथ कितने सुंदर हो सकते हैं जिन्हें कर्म साधना में अपनी ही होश नहीं और जो केवल दूसरों की सेवा में लगे हैं। हाथों पर लगा आटा, काले पीले जले निशान, स्थान स्थान से कटे फटे, नदी नालों सम बहता अद्वितीय अलौकिक सृष्टि का अपार सौंदर्य मानो यहीं आकर समा गया हो। ऐसे सुंदर हाथ मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये कहते कहते सभापति समस्त हॉल में बैठी लड़कियों की तरफ देखने लगे, जैसे उनकी आंखें कहीं दूर खो गई हों। नीरू इनाम लेकर लौट रही थी। वे बहुत खुश थी। धरती सम गंभीर, सागर सी अपार थी उसकी खुशी और उसकी उपलब्धि। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसे आज से इन दोनों सुंदर हाथों की वास्तविकता समझ आने लगी। उसे आज से दोनों हाथ सुंदर लग रहे थे। साथ ये भी उसके मन में आया कि सौंदर्य का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो बेटा, मुझे पूरी आशा है कि आपने भी इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख अवश्य ली होगी। वह ये कि खूबसूरती वह नहीं जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, बल्कि वास्तविक सौंदर्य तो
कर्मशीलता में है। एक बात और हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है कि सुंदरता वह नहीं जो बाह्य है। सुंदरता काफी हद तक देखने वालों की आंखों में निहित है। हमारी नजर का भेद ही गुण दोष बताता है। तभी तो किसी को कीचड़ में कमल नजर आता है तो किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। तो बेटा, आज आपको इस कहानी से एक तो कर्मठता की सीख मिलती है कि आंतरिक सौंदर्य ही अनुपम सौंदर्य है, बाहरी सौंदर्य नश्वर है। दूसरी सीख आपको मिली अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करने की, सुंदरता के दूसरी ओर जाकर उसकी चरम सीमा के पार जाकर वास्तविक सौंदर्य को पहचानने की। सुंदर गुण होते हैं, हमारे विचार होते हैं, बाहरी रूप तो नश्वर है, कुछ समय के लिए मोहित कर सकता है। चिरस्थायी हमारे गुण ही होते हैं और वही सुंदरता का अनूठा उदाहरण भी होते हैं। तो इंदु बाली जी द्वारा लिखी ये कहानी वास्तव में रोचक एवं स्वदेश्यपूर्ण कहानी है। मुझे आशा है आप इस कहानी से अवश्य सीख लेंगे व इसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। तो जाते जाते बेटा, आपसे विदा लेते हुए एक विनम्र निवेदन वह ये कि आप सब कोविड-19 महामारी से बचाव करें, अपना व अपनों का ख्याल रखें। इन विषम परिस्थितियों में घर पर रहकर सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके परिवार की सुरक्षा है। घर पर व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी शुभ मंगल कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। दुआबा रेडियो।